Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is session 6 for the series HRM 755. The course is Performance Management and I'm Usman bin Saif. Summary of our previous lecture. In the previous session, in the previous lecture, we started with the chapter number 3 of our section 1, which is about the performance management and the strategic planning. We went through the purpose of strategic planning, why do we do strategic planning, performance management, strategic planning में relationship क्या है, linkage क्या है, फिर हमने why strategic planning, need क्या है इसकी, basics क्या है. Then we went on to process of linking performance management to strategic planning. Why performance management and strategic planning are interlinked, why strategic planning can fail without a performance management system or a poorly implemented performance management system or process. तो हमने इसको discuss किया था. Then we went on to successful strategic plans. हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था सक्सेसफुल स्ट्रेटेजिक प्लान्स क्या होते हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजिक प्लान है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स चीज़ें होनी चाहिए. देन फाइनली वी टॉक्ड अबाउट एनवायरमेंटल एनालिसिस. एनवायरमेंटल एनालिसिस क्यों करते हैं, क्या होता है, व्हाई इज इट नेसेसरी, व्हाई इज इट सो एसेंशियल, व्हाई ड्यू इम्पोर्टेंस इज गिवन टू एनवायरमेंटल एनालिसिस. फिर और हमने इसके अलावा डिस्कस किया था कि मिशन, विजन और एनवायरमेंटल एनालिसिस और गोल्स, स्ट्रैटेजीज, ये कैसे आपस में सारी चीज़ें लिंक दें. पहले हम मिशन बनाते हैं, विजन बनाते हैं, एनवायरमेंटल एनालिसिस बनाते हैं. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ज़रूरी नहीं है पहले हम एनवायरमेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं, फिर मिशन बना सकते हैं, फिर विजन बना सकते हैं. सो फाइनली उसके बाद हमने डिस्कस किया कि एनवायरमेंटल जो एनालिसिस है उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या हैं. एक्सटर्नल फैक्टर्स में जिस हमने इकोनॉमिक फैक्टर्स डिस्कस किए, सोशल फैक्टर्स डिस्कस किए थे, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, कंपैटिटिव हमने कंपिटिटर्स डिस्कस किए थे. हमने बात की थी कि ये वो फैक्टर्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि कंपनी को एक्सटर्नली अफेक्ट कर रही होती हैं, जिनका हमने लॉन्ग टर्म में ख्याल रखना है. ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हमने बनानी होती है. इसमें से अपॉर्चुनिटीज़ को हमने टैप करना है, थ्रेट्स को हमने एलिमिनेट करना है. और हमने इन डिटेल डिस्कशन की थी, केस स्टडी देखी थी, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, थ्रेट्स क्या हो सकती हैं. जो वंस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो इन सम टाइम कैसे थ्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसमें हमने एक एयरलाइन कंपनी की भी केस स्टडी डिस्कस की थी. Now coming on to today's agenda. इस सेशन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं. एनवायरमेंटल एनालिसिस में अब हम इंटरनल फैक्टर्स देखेंगे. लास्ट सेशन में हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स देखे थे, अब हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करेंगे. फिर हम गैप एनालिसिस देखेंगे कि गैप एनालिसिस क्या होता है. एक एनवायरमेंटल एनालिसिस है, फिर एक गैप एनालिसिस है. फिर गैप एनालिसिस में देयर आर कंपैटिटिव सिचुएशंस. कंपैटिटिव सिचुएशंस क्या होती हैं, मिशन फिर विजन, दोनों को हम डिस्कस करेंगे इसमें, इस लेक्चर में, इस सेशन में. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल we'll try to understand the environmental analysis and the internal factors. What are the internal factors that influence an organization, a company? The following is a non-exhaustive list of internal issues that should be considered in any environmental analysis. जब भी हम कोई environmental analysis करें तो ये एक important factors की list है. important factors सिर्फ यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि जिनका ख्याल रखना चाहिए environmental analysis करते हुए, जो कि influence करते हैं एक organization को internally. सबसे पहला है organizational structure. For example, is the current structure conducive to fast and effective communication? Organizational structure की जब भी हम बात करते हैं तो इससे क्या मुराद है हमारी. Organizational structure क्या हो सकता है. Organizational structure ये हो सकता है कि आप हायरार्की हो सकती है,
कि जी सबसे ऊपर कंपनी का चेयरमैन है, चेयरमैन के नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, फिर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, फिर एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे एक सीएफओ है, एक प्रोडक्शन मैनेजर है, एक उसके नीचे और इस तरह फर्दर लोग हैं, फिर उनके नीचे फिर बिजनेस मैनेजर्स हैं, उन बिजनेस मैनेजर्स के नीचे जूनियर मैनेजर्स हैं, फिर उनके नीचे टीम लीडर्स हैं, टीम लीडर्स के नीचे टीम मेंबर्स हैं। ये एक हमने पूरा डिफाइन किया कि जी हायरार्की ये है एक ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये हायरार्की क्या ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्ट्रेंथ है या उसकी वीकनेस है? जब भी हमने लास्ट सेशन में ये भी डिस्कस किया था कि जब भी हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं तो हम मार्केट में या एक्सटर्नली अपॉर्चुनिटीज़ की को टैप करने की ढूंढते हैं और थ्रेट्स को ख़त्म करने की बात करते हैं। जब भी हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करेंगे, इंटरनल इश्यूज को देखेंगे, तो हम हमेशा उन इश्यूज को देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ और वीकनेस के पर्सपेक्टिव से हम वो इश्यूज डिस्क्राइब करेंगे। अब अगर हमारी जो हायरार्की है एक कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की, जो अभी मैंने डिस्कस की बताई, उसमें अगर तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम है कि टीम मेंबर्स आपस में कम्युनिकेट इफेक्टिवली करते हैं, अपने बॉसेस को फीडबैक देते हैं, बॉसेस जो हैं आपके जूनियर मैनेजर्स को मैनेजर्स, फिर अपने सीनियर मैनेजर्स को सीनियर मैनेजर्स जो हैं वो आगे जो आपके प्रोडक्शन डायरेक्टर्स मैनेजर्स हैं उनको, फिर वो अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ को सीईओ, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड चेयरमैन को। तो ये अगर तो इफेक्टिव है तो कंपनी की स्ट्रेंथ है। अगर ये सिस्टम ठीक नहीं है तो फिर कंपनी की वीकनेस है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। Organizational culture includes the unwritten norms and values exposed by the members of the organization. For example, if the current organizational culture likely to encourage or hinder innovation and entrepreneurial behaviors on the part of middle level managers. अब कुछ organizations ऐसी हैं जिनका कल्चर, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना कल्चर होता है। जैसे कि अगर हम देखें कि कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रिक्टली ब्यूरोक्रेटिक किस्म की होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि जिनका कल्चर बड़ा प्राइवेट ओरिएंटेड और वो होता है एंटरप्रेन्योर, इस तरह का होता है। अब ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि ऑर्डर ट्रैवल करता है ऊपर से कि ये काम ऐसे हो जाना चाहिए, ये ऐसे हो जाना चाहिए, और इवेंचुअली एम्प्लॉय के पास सारे ऊपर से चैनल ट्रैवल करता है और नीचे आता है। और जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा है कि जी इस महीने की सेल्स जो हैं, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कुछ और आपको ऑर्डर करता है कि जी एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाए जिसमें तमाम जो हैं एम्प्लॉयज़ हैं उनको बुलाया जाए, एक मीटिंग कॉल करें जिसमें तमाम एम्प्लॉयज़ को बुलाया जाए। अब चीफ एग्जीक्यूटिव वो ऑर्डर देगा मैनेजिंग डायरेक्टर को, मैनेजिंग डायरेक्टर फिर जो हैं डायरेक्टर्स को देंगे, डायरेक्टर्स जो हैं फिर मैनेजर्स को आगे फॉरवर्ड करेंगे, मैनेजर से चैनल चलता 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 इवेंचुअली जूनियर मैनेजर्स के पास आएगा या टीम लीड्स के पास। अब एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम मॉडल देखें जिसके अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसके अंदर क्योंकि ये एग्जीक्यूट तो काम करना है किसी एक टीम ने करना है, मीटिंग किसी एक टीम ने अरेंज करानी है। अब वो क्या करता है, सीईओ डायरेक्टली उस टीम को कह देता है कि भाई ये मीटिंग अरेंज करा दें और सबको इन्फॉर्म कर दें और सबको इनविटेशन दे दें, बुला लें। तो दिस सिस्टम इज़ मोर एफिशिएंट, दिस सिस्टम बिकम्स अ स्ट्रेंथ फॉर द कंपनी। और जो दूसरा है जिसमें 10 लोगों से एक ऑर्डर पास हो के आना है नीचे, उसमें इट विल टेक टाइम, एफर्ट्स। और इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल इसकी देखें कि एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में, तो अब अगर मैं एक मैनेजर हूँ, मुझे एक बड़ा अच्छा बिजनेस या मार्केट का आइडिया आया कि जी मार्केट में हम अपनी कंपटीशन को हम अपने में को विन इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हुए कर सकते हैं। हम अगर टायर्स बेच रहे हैं तो हम टायर्स के साथ हम उसकी पैकेजिंग अगर इम्प्रूव कर लें, या हम उसकी टायर्स जो हैं उसकी वारंटी एक्सटेंड कर दें तो हमारी ज़्यादा सेल्स बढ़ जाएगी, या हम ट्यूब्स भी सेल करना शुरू कर दें। अब
सिमिलरली अब होता ये है कि मुझे कि बड़ा अच्छा आइडिया आया, मैं क्या करूँगा, अपने मैनेजर को बताऊँगा, वो अपने मैनेजर को बताएगा। हो सकता है मेरा मैनेजर इस आइडिया को अप्रूव ना करे, हो सकता है उसका मैनेजर इस आइडिया को अप्रूव ना करे, एंड दिस आइडिया विल नेवर रीच द मैनेजिंग डायरेक्टर और द CEO या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं कभी जाएगा। अब एक और ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल देते हैं जिसके अंदर कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है, कल्चर ही उनका इस तरह का है। तो उसके अंदर क्या है, मुझे एक आइडिया आया, मैंने ये आइडिया अपने मैनेजर से भी शेयर किया, मैंने एक आइडिया ये बाकी एम्प्लॉयज़ या CEO से भी डायरेक्टली शेयर किया कि जी अगर ऐसे हम कर सकते हैं तो ये हो सकता है। CEO को मेरा आइडिया बड़ा अच्छा लगा और उसने कहा कि ठीक है, लेट्स इम्प्लीमेंट इट, लेट्स डू इट, और उससे हमारी कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ। सो देयर कैन बी डिफरेंट मॉडल्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स, जिनकी वजह से आपका क्या है, दे इन्फ्लुएंस द कंपनी। और जब भी हम इन्वायरमेंटल एनालिसिस करते हैं तो इस तरह के इंटरनल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या वो हमारी स्ट्रेंथ हैं या हमारे लिए एक वीकनेस है, और फिर अकॉर्डिंगली हम उसको चेंज करते हैं, ठीक करते हैं। पॉलिटिक्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिक्स for example, are the various units competing for resources in such a way that any type of cross unit collaboration is virtually impossible? Or are units likely to open and collaborate in cross unit projects? कि आपस में बिजनेस यूनिट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं कि हम कम से कम रिसोर्सेज के अंदर ज़्यादा एफिशिएंसी ली जा सके, या उनमें आपस में झगड़ा ही बड़ा है और वो कहते हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी मेरी जो है बिला से जो मर्जी हो, आई एम कंसर्न्ड अबाउट माई डिपार्टमेंट। बेशक हो सकता है हमारी इस आपस के डिपार्टमेंट की लड़ाई के अंदर कंपनी के रिसोर्सेज, टाइम, हर चीज़ वेस्ट हो रही हो। प्रोसेसेस, फॉर एग्जाम्पल, आर द सप्लाई चेन वर्किंग प्रॉपरली? कैन कस्टमर्स रीच अस व्हेन दे नीड टू एंड रिसीव अ सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्स व्हेन दे डू? कंपनी के प्रोसेसेस क्या हैं? कम्युनिकेशन, सप्लाई चेन, इन्वेंट्री, ये सारे डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। क्या ये प्रोसेसेस बहुत एफिशिएंट हैं? क्या टाइम पे प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है? क्या टाइम पे प्रोडक्ट्स मार्केट में पहुंच जाते हैं? टाइम पे आपको सप्लाईज मिल जाती हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपकी क्या है? ये सारी चीज़ें कंपनी के स्ट्रेंथ्स भी हो सकती हैं, वीकनेसेस भी हो सकती हैं। साइज, फॉर एग्जाम्पल, इज द ऑर्गेनाइजेशन टू स्मॉल और टू लार्ज? आर वी गोइंग टू फास्ट? विल वी बी एबल टू मैनेज ग्रोथ, डाउन साइज इफेक्टिवली? साइज इज वन ऑफ द मेजर इंटरनल फैक्टर। क्यों? वो इसलिए कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कि क्या करती हैं कि बहुत रैपिडली देखती हैं प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, ग्रो करना शुरू हो जाती हैं और एकदम अपना साइज बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर लेती हैं और अपने साइज को फिर मैनेज नहीं कर पाती। और क्या होता है, जब साइज मैनेज नहीं कर पाती तो वो साइज ही उसकी वीकनेस बन जाता है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एफिशिएंटली अपने साइज को अपनी स्ट्रेंथ बना लेती हैं अपनी, तो वो क्या करती हैं, मार्केट के अंदर बेहतर तरीके से सरवाइव कर सकती हैं, वो उसके लिए स्ट्रेंथ बन जाती हैं साइज। So these are the internal main and important internal factors which you should consider while doing an environmental analysis. Let's see a table. Trends to consider in conducting an environmental analysis. इंटरनल ट्रेंड्स क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स क्या हैं कि जी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखना चाहिए। जब भी आप एनवायरमेंटल एनालिसिस करें तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर को ज़रूर कंसिडर करें, कल्चर को देखें, पॉलिटिक्स देखें, प्रोसेसेस देखें, साइज देखें। एक्सटर्नली क्या देखें, इकोनॉमिक देखें, कंडीशन मार्केट की देखें, पॉलिटिकल लीगल कंडीशंस देखें, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, कंपैटिटर, कस्टमर्स, सप्लायर्स, ये सारे एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं जिनका आप एनवायरमेंटल एनालिसिस में क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं इन्हें। एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारी हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स में डिफाइन होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स जो हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस में डिफाइन होते हैं। सो हम एनवायरमेंटल एनालिसिस का जब भी हम इसको देखते हैं, हम एक स्वॉट, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट एनालिसिस करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं और हम देखते हैं कि जी
हमारी जो कंपनी उसकी ने मार्केट में ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और ये थ्रेट्स कंपनी को लाहक हैं, ये कंपनी की स्ट्रेंथ्स हैं, ये वीकनेसेस हैं। अकॉर्डिंगली अब हम अपनी मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं, विजन स्टेटमेंट बनाते हैं और ये जो हमारी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स हैं, इनको कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं टू आवर मिशन। मिशन हमारा ये कि हमने ये अपनी वीकनेसेस कम करनी है, ये अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में टैप करनी है और इन थ्रेट्स को हमने इस तरह से रिड्यूस करना है अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज़ करते हुए। इसी तरह हमारा विजन है। सो विजन, मिशन एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस, ये सारी आपस में इंटरलिंक चीज़ें हैं। या आप पहले मिशन विजन बना के फिर एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं और फिर दोबारा मिशन विजन को आप करेक्ट करते हैं, या पहले एनवायरमेंटल एनालिसिस कर लेते हैं और मिशन और विजन तो बाद में बना लेते हैं। क्वेश्चंस टू कंसिडर जब आप एनवायरमेंटल एनालिसिस कर रहे हो, वेयर डज योर ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड इन रिगार्ड टू ईच ऑफ दीज इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज। इन इश्यूज के अगेंस्ट आपकी कंपनी कहाँ स्टैंड करती है। Regarding the external issues, what are some of the opportunities and threats? Regarding the internal issues, what are some of the strengths and weaknesses? जैसे मैंने अभी explain किया, ये वो questions हैं जो कि you should know when you do an environmental analysis. These are all very important. Now coming to gap analysis. What is a gap analysis? After external internal issues have been considered, information is collected regarding opportunities, threats, strengths and weaknesses. This information is used to conduct a gap analysis, which analyzes the external environment in relation to the internal environment. अब हमने क्या किया, environmental analysis तो complete कर लिया। यहाँ पे आके environmental हमने analysis कैसे complete किया, हमने कंपनी की अपॉर्चुनिटीज़, कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ ली कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, थ्रेट्स भी ढूंढ ली कि मार्केट की ये थ्रेट्स हैं कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी के इंटरनली स्ट्रेंथ्स क्या हैं वो भी हमने निकाल ली, वीकनेसेस भी निकाल ली। ये तो कंपनी का हमने बना लिया कि जी ये चीज़ें कंपनी के इश्यूज हैं जो कंपनी फेस करी। नाउ अब इनके अंदर व्हाट आर द गैप्स, हमने गैप कैसे निकालना है इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए। द पेयरिंग ऑफ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स विद द इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस लीड्स टू द फॉलोइंग सिचुएशंस। अब हम सिचुएशंस देखते हैं कि हमने गैप एनालिसिस में तो बात की कि जी हमने क्या करते हैं कि एनवायरमेंटल एनालिसिस के बाद स्ट्रेंथ्स, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, वीकनेसेस ये सारी हमने फाइंड कर ली। अब इनका आपस में हम रिलेशन, चारों चीज़ों का रिलेशनशिप देखते हैं और बीच में से गैप्स निकालते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में क्या अवेलेबल हैं और हम कहाँ पे हैं। तो व्हाट इज़ द गैप, स्ट्रेंथ्स, हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ्स ये हैं और क्या स्ट्रेंथ्स हमें चाहिए, वीकनेसेस क्या हैं, इन सारी चीज़ों के हम गैप्स फाइंड करते हैं। और गैप्स को हम बेसिकली क्या करते हैं, किस तरह से उसे हम फाइंड करते हैं, हम कंपैटिटिव सिचुएशंस बना लेते हैं और ये हम अब इसके बाद डिस्कस करेंगे कंपैटिटिव सिचुएशंस जिसके अंदर मोस्ट टू लीस्ट कंपैटिटिव, मोस्ट कंपैटिटिव सिचुएशन टू लीस्ट कंपैटिटिव सिचुएशन, हम उसे रैंकिंग कर लेंगे। फर्स्ट वन इज अपॉर्चुनिटी प्लस स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू लीवरेज। एक कंपनी की अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, उसने ढूंढी कोई अपॉर्चुनिटी, उसने ऑर्गेनाइजेशन ने देखी और कंपनी की इंटरनल स्ट्रेंथ है। अब वो स्ट्रेंथ और उस अपॉर्चुनिटी जो उसने फाइंड की उसको मिला के लेवरेज बना लेती है। लेवरेज का मतलब है कि अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज कर लेती है। द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स अकर व्हेन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन द एनवायरनमेंट एंड अ मैचिंग स्ट्रेंथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। मतलब का आपने एनवायरमेंटल एनालिसिस किया और आपने देखा कि मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और आपके पास रेलेवेंट स्ट्रेंथ कंपनी के पास अवेलेबल है, तो कंपनी अपनी स्ट्रेंथ यूज करते हुए उस अपॉर्चुनिटी को टैप कर लेती है। दैट इज कॉल्ड लेवरेज। इसमें अब हम एक केस डिस्कस करते हैं। दीज आर ऑब्वियस डायरेक्शंस दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड परस्यू। कंसिडर द केस ऑफ IBM, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, as well as the world's largest business and technology service provider.
$36 बिलियन। IBM जो है एक तो टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। In the past few years, IBM has conducted that the PC-driven client-server computing model no longer applies and that network-based computing is taking over. पिछले सालों में IBM ने क्या उसने एक एनालिसिस किया और उसने देखा कि जो PC-driven client-server computing है वो अब आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सलीट होती जा रही है और नई networking-based computing आ रही है। This realization shifted the focus to servers. जैसे ही IBM ने ये रियलाइज किया, उसने क्या किया, अपना फोकस सारा सर्वर्स पे, डेटाबेसेस एंड सॉफ्टवेयर फॉर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट उसने डेवलप करना शुरू कर दी। Furthermore, IBM recognized that the upsurge of network connected devices including PDAs, cell phones and video games. प्लस IBM ने एक और चीज़ उसने अपॉर्चुनिटी उसने मार्केट के अंदर ये ढूंढी कि अब जो आगे मार्केट फ्यूचर आ रहा है वो हैंड हेल्ड टेलीफोन्स, PDAs, टैबलेट्स, वीडियो गेम सिस्टम्स की है, जो कि उसको भी उसने IBM ने इन चीज़ों को भी नेटवर्क के साथ, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिए। To take advantage of this external opportunity, IBM now focuses its resources on supporting network system. उसने अपनी सारी resources network systems के ऊपर लगा दी। Developing software for the network connected devices and manufacturing specialized components. IBM has now improved its server technology and revamped its storage systems. IBM built its software capabilities through internal development and outside acquisitions. अब क्या किया? IBM ने एक अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखी कि जी ऑलरेडी जो कंप्यूटर बेस्ड नेटवर्किंग है वो ऑब्सलीट होती जा रही है, अब दूसरी जो इंटरनेट बेस्ड नेटवर्किंग है वो फ्यूचर के अंदर उस आ रही है। प्लस उसने एक और जो है अपॉर्चुनिटी मार्केट में ये देखी कि जी आइंदा क्योंकि लोग टेलीफोन्स की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, PDAs हैंड हेल्ड डिवाइसेस आ रहे हैं, तो वो भी अगर हम उनको भी कनेक्ट कर लें नेटवर्क के ऊपर, वो भी नेटवर्क पे कनेक्ट हो सकें, तो IBM ने अपनी सारी रिसोर्सेज इस तरफ ज़्यादा फोकस करने शुरू कर दिए, एक तो सॉफ्टवेयर के ऊपर और हार्डवेयर डेवलपमेंट के ऊपर। और उसने क्या किया, और अपनी क्योंकि IBM की स्ट्रेंथ थी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डेवलपमेंट थी, तो जब उसने सॉफ्टवेयर और अपॉर्चुनिटी को आपस में मैच किया तो वो IBM बिकेम वेरी सक्सेसफुल, उसको लेवरेज उसने अचीव कर लिया। IBM built its software capabilities through internal development and outside acquisitions. In short, IBM developed a leverage factor by identifying internal strengths that matched external opportunities, which in turn leads to a successful business model. IBM का मॉडल कैसे सक्सेसफुल हुआ कि उसने मार्केट की दो अपॉर्चुनिटीज उठाई और अपनी स्ट्रेंथ्स को देखा, अपनी स्ट्रेंथ्स को अपॉर्चुनिटीज के साथ मैच किया, अपनी जो सारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी उसको और रिसोर्सेज को डायरेक्शन दी उन अपॉर्चुनिटीज की तरफ, और उसने इवेंचुअली मार्केट को कैप्चर कर लिया और बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट हो गया, बिजनेस मॉडल बन गया ये। सो दिस इज व्हाट अपॉर्चुनिटी प्लस स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू लेवरेज। अब गैप कहाँ पे था इसके अंदर? अब हम गैप एनालिसिस करें ना। गैप एनालिसिस में मोस्ट कंपेटिटिव सिचुएशन हमने देखी। मोस्ट कंपेटिटिव सिचुएशन ये है कि इसमें गैप कहाँ था कि मार्केट में गैप था अपॉर्चुनिटी में। अपॉर्चुनिटी का गैप फिल कैसे किया? IBM ने अपनी स्ट्रेंथ लगा के। नाउ द सेकेंड मोस्ट कंपेटिटिव सिचुएशन वेयर अपॉर्चुनिटी प्लस वीकनेस इज इक्वल्स टू कंस्ट्रेंट। In a constrained situation, the external opportunity is present, जिसमें opportunity तो market में मौजूद है. However, the internal situation is not conducive to take advantage of the external opportunity. लेकिन क्या है, कंपनी के पास वो strength available नहीं है उस opportunity को tap करने के लिए, उस opportunity को हासिल करने के लिए. At IBM, this situation could have taken place if the IBM did not have internal capability to develop software for the network connected devices and specialized components. अब क्या था, अगर हम पिछली सिचुएशन को डिस्कस करें, IBM के पास इंटरनल कैपेबिलिटी ना होती सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइसेस के लिए, तो
अपॉर्चुनिटी तो थी मार्केट में, लेकिन IBM के पास कैपेबिलिटी नहीं थी, तो वो उस वजह से उस अपॉर्चुनिटी को हासिल नहीं कर सका. The external opportunity would still be there, but absent the internal capabilities, it would not turn into advantageous business का scenario. लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा IBM को. Third situation, threat plus strength is equals to vulnerability. In this situation, there is an external threat, but this threat can be contained because of the presence of internal strengths. If this had been the case at IBM, the company would not have been able to take advantage of a new situation. Nevertheless, existing strengths would have allowed IBM to continue to operate in other areas. अब क्या है कि IBM को मार्केट की थ्रेट है. अब IBM के अलावा अगर हम किसी और जिस तरह एक कंपनी है विच इज़ कॉल्ड रिसर्च सॉल्यूशंस. अब रिसर्च सॉल्यूशंस कंपेटिटर है IBM का, या सपोज फॉर दैट मैटर AMD हम ले लेते हैं. AMD इज़ अ बेटर एग्जांपल इन कंपैरिजन विद IBM. AMD भी कंप्यूटर्स बनाता है, हार्डवेयर बनाता है, IBM भी कंप्यूटर्स बनाता है, हार्डवेयर बनाता है. पहली सिचुएशन में हमने देखा कि अब मार्केट के अंदर क्योंकि सिनेरियो चेंज हो रहा था, अब अपॉर्चुनिटी थी, स्ट्रेंथ IBM की क्या थी कि वो एक तो हार्डवेयर भी बनाता है, सॉफ्टवेयर भी डेवलप करता है, तो उसने उसको अपॉर्चुनिटी को टैप किया अपनी स्ट्रेंथ की वजह से और वो सक्सेसफुल हो गई. अब अगर दूसरी सिचुएशन में देखा कि मार्केट में तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्योंकि IBM सॉफ्टवेयर अगर ना बनाता होता तो वो अपॉर्चुनिटी होने का IBM को फ़ायदा कोई नहीं था. अब AMD भी सॉफ्टवेयर भी बनाता है, हार्डवेयर भी बनाता है. अब मार्केट में अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन क्या है कि वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग उसका बिजनेस ऑपरेशन है उसको ही इतनी ज़्यादा थ्रेट है, इतनी थ्रेट है AMD से कि किसी वक्त भी AMD टेक ओवर कर सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन क्या है थ्रेट की वो अपॉर्चुनिटी भी है, थ्रेट उसको इतनी ज़्यादा है अपने कंपेटिटर AMD से कि उसके पास स्ट्रेंथ भी है, लेकिन वो स्ट्रेंथ होने के बावजूद वो उस अपॉर्चुनिटी को नहीं हासिल कर सकता. Now the fourth situation where threat plus weakness is equals to problem. In the worst scenario, there is an external threat and an accompanying internal weakness. For example, in 1980s, IBM refused to adapt to the demands of emerging microcomputer market, that is today's PCs. IBM did not have the internal capacity to address customer needs for PCs and instead continued to focus on its internal strength, the mainframe computer. IBM's poor performance in early 90s was a direct consequence of this problem situation, the external threat. Increasing demand for PCs and dwindling demand for mainframe computers was met with an internal weakness, lack of ability to shift internal focus from mainframe to PC. अब IBM की ही दोबारा एग्जांपल ली. IBM is now a very successful company, but what it had been in the past. पास्ट में क्या था कि बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो था IBM का. कैसे? IBM की पास्ट में जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो सिर्फ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे, सर्वर्स थे, सर्वर्स बनाती थी. लेकिन क्योंकि कंप्यूटर मार्केट बहुत ड्रास्टिकली ग्रो कर रही थी, इमर्ज हो रही थी, और लोग कंप्यूटर्स ख़रीदने, नई चीज़ आई मार्केट में, कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, पीसीज, हर कोई कंप्यूटर ख़रीदना चाहता है. लेकिन IBM क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बनाता था, उसका फोकस भी सिर्फ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स था. मार्केट में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी किसकी? पर्सनल कंप्यूटर्स की. लेकिन IBM ने अपना फोकस उस अपॉर्चुनिटी पे नहीं रखा. IBM ने और उस फोकस को शिफ्ट ना करने की वजह से उसे थ्रेट, IBM को एक थ्रेट मिल गई. थ्रेट उसको कैसे हो गई? थ्रेट ऐसे हो गई कि मार्केट में क्योंकि अब जितनी कंपनीज थी वो सारी शिफ्ट कर रही थी पर्सनल कंप्यूटर्स पे. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की मार्केट बहुत छोटी सी थी, तो उस वजह से मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की सेल्स कम थी. तो अब वो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करना और उसको मार्केट में बिजनेस ऑपरेशंस को रन करना एक थ्रेट बन गया था IBM के लिए. और उसकी वीकनेस क्या थी? वीकनेस उसकी ये थी, IBM की स्ट्रेंथ तो थी
मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर जो सर्वर्स हैं जिनकी हम बात करें, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हार्डवेयर डेवलपमेंट दोनों में उसकी स्ट्रेंथ थी। लेकिन क्योंकि मार्केट में अब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की मार्केट नहीं थी, वो पर्सनल कंप्यूटर्स की मार्केट थी, तो वीकनेस उसकी हुई कि वो अपना उसने क्योंकि फोकस शिफ्ट नहीं किया मेन फ्रेम से पर्सनल कंप्यूटर्स के ऊपर, तो अब वो कंप्यूटर्स पर्सनल कंप्यूटर्स नहीं बनाता, तो वो उसकी वजह से उसकी वो वीक था, मार्केट कोई अपॉर्चुनिटी नहीं उठा टैप कर सकता था, और रादर देन कि उसको थ्रेट थी। सो दिस इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन, वेरी सीरियस सिचुएशन, जहाँ पे थ्रेट प्लस वीकनेस हो जाए तो उसका मतलब है इट्स अ प्रॉब्लम सिचुएशन। सो दीज वर 4 सिनेरियोज। पहला सिनेरियो हमने देखा अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ। हमने कहा जी बेस्ट सिनेरियो ये कि अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल है और आपके पास सिमिलर स्ट्रेंथ है, तो आप फौरन उसको टैप कर सकते हैं। सेकंड हमने देखा कि अपॉर्चुनिटी है लेकिन वीकनेस है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी है लेकिन आपकी कंपनी में इंटरनली वीकनेस है, आप उसके पास सिमिलर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपको उस अपॉर्चुनिटी का कोई फायदा नहीं। फिर आपके पास तो है स्ट्रेंथ है लेकिन मार्केट के अंदर मार्केट की थ्रेट है, आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है बल्कि मार्केट में थ्रेट है, उस थ्रेट की वजह से आप वल्नरेबल हैं कि हो सकता है कि आप टेक ओवर हो जाए, हो सकता है आपकी कंपनी बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है। और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? वर्स्ट केस में ये है कि जी थ्रेट भी है मार्केट में, आप भी वीक हैं और थ्रेट भी है, उसका मतलब है कि प्रॉब्लम है, कंपनी तो अब बंद होगी, अपने ऑपरेशंस रन करना कंपनी के लिए बहुत मुश्किल है। Now, consider the organization you are currently working for, or think of an example or organization for which you have worked most recently. अब आप अगर एक पेपर पेंसिल लेके आफ्टर दिस सेशन, ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद बैठ के एक दफ़ा ज़रा सोचें इस चीज़ के ऊपर कि आप किसी कंपनी के लिए अगर आप अभी जॉब करते हैं या आपने पहले किसी कंपनी में जॉब की थी, या एक और कोई सिचुएशन सोच लें कि किसी कंपनी में आप हैं और वहाँ पे कंपैटिटिव सिचुएशन क्या हो सकती है। इसका आप कोई भी कंपनी ले सकते हैं, आप जितनी हमारी यहाँ हैं, PDCL ले लें, आपको टेलेनॉर ले लें, टेलीकॉम कंपनीज ले लें, कोई ऑयल कंपनी ले लें, कुछ भी ले लें जहाँ पर आप किसी भी ऑफिस में आपने पहले जॉब की हुई है, उस ऑफिस को क्यों आप सोच लें जहन में, या आप अपने किसी भाई के ऑफिस को या अबू के ऑफिस के आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि जी आपके ऑफिस के अंदर आपके क्या सिचुएशन है, कंपैटिटिव सिचुएशन क्या है या थी, जिसमें आप आइडेंटिफाई करें कि ये अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ वाली सिचुएशन है, अपॉर्चुनिटी और वीकनेस वाली सिचुएशन है, वीकनेस और स्ट्रेंथ वाली है, या वीकनेस और थ्रेट वाली सिचुएशन है। ट्राई टू आइडेंटिफाई वन लेवरेज एंड वन प्रॉब्लम। आप और जिस कंपनी के बारे में हम सोचे उसके अंदर आप एक लेवरेज प्रॉब्लम देखें, एक लेवरेज देखें, लेवरेज के अंदर अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ देखने की कोशिश करें कि उस कंपनी की क्या उसको एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी और स्ट्रेंथ में उसकी क्या इंटरनल स्ट्रेंथ थी, उसने कैसे उसको टैप किया। और एक प्रॉब्लम क्या है जिसके अंदर थ्रेट भी और वीकनेस है। बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, एंड व्हाट वाज द सिचुएशन लाइक। फिर उसके बाद आप सोचें कि क्या सिचुएशन कैसी होगी, व्हाट इज द सिचुएशन लाइक एंड व्हाट वर द रिजल्ट्स। और उस सिचुएशन की वजह से कंपनी इवेंचुअली कंपनी को क्या हुआ, कंपनी सक्सेसफुल हुई या कंपनी बंद हो गई। सो ये एक छोटी सी एक बीच में आप एक्टिविटी है जो कि आप इस सेशन के एंड के ऊपर आप इस सेशन के बाद इसको कर सकते हैं, बैठ के ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं किसी के कलीग के साथ मिल के या खुद सोच के राइट इट डाउन ऑन द पेपर। In sum, the process of creating a strategic plan begins with an environmental analysis which considers internal as well as external trends. Strategic plan का जो process है begins with an internal analysis। सबसे पहले internal analysis होता है जिसमें हम क्या करते हैं, internal external factors trends को देखते हैं, internal factors जो हैं उसको हम classify करते हैं strengths and weaknesses में, और external को हम opportunities और threats में करते हैं। उसके बाद a gap analysis consists of pairing strengths and weaknesses with opportunities and threats। और क्या करते हैं, गैप एनालिसिस क्या होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप आपस में पेयर बनाते हैं सो दैट कि एक कंपैटिटिव सिचुएशन आप फाइंड कर सकें उसमें। डिटरमाइनिंग वेदर द सिचुएशन इज एडवांटेजेस
Disadvantage is somewhere in between. Now coming to mission. हमने लास्ट सेशन में भी ये डिस्कस किया था कि हम मिशन बनाते हैं, विजन बनाते हैं, एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं, फिर उसका गैप एनालिसिस करते हैं, फिर मिशन को हम ठीक करते हैं, विजन को ठीक करते हैं, या पहले एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं, गैप एनालिसिस करते हैं, फिर मिशन को बनाते हैं, फिर विजन बनाते हैं. और हमने ये भी डिस्कस किया था मिशन होता क्या है. After the environmental analysis has been completed and the gap analysis reveals an organization leverage, constraint, vulnerability and problems, the members of organization must determine who they are and what they do. Mission क्या है? Who you are and what you do. आप हैं क्या और आप करते क्या हैं. मिशन में मैं ऑर्गेनाइजेशन हूँ और मैं क्या बताऊंगा कि जी मैं क्या हूँ. मैं सपोज अगर हम किसी पोल्ट्री फार्म का हम मिशन देखें तो वो पोल्ट्री फार्म का मिशन ये हो सकता है कि जी मैं जो चिकन है, ब्रॉयलर्स हैं, वो रेज करता हूँ. जिस पोल्ट्री फार्म हूँ और ब्रॉयलर्स रेज करता हूँ. इसी तरह और कोई कंपनी है PTCL का अगर हम मिशन देखें तो उसका क्या मिशन होना चाहिए. टेली कम्युनिकेशन कंपनी है जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है. दिस इंफॉर्मेशन विल देन बी इनकॉर्पोरेटेड into the organization's mission statement. The mission statement summarizes the organization's most important reasons for its scope. Scope क्या होता है? To extend to which कि कंपनी क्या क्या कुछ कर सकती है, क्या क्या कुछ करती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस कंपनी के एग्जिस्ट करने की क्या रीजन है, कंपनी क्यों है. गुड मिशन स्टेटमेंट्स प्रोवाइड आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. एक अच्छी किसी कंपनी की मिशन स्टेटमेंट्स जो हैं वो इन सवालात का जवाब देती हैं. व्हाई डज द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट. कंपनी क्यों एग्जिस्ट करती है, कंपनी क्यों बनाएगी, कंपनी क्यों चल रही. What is the scope of organizational activities? कंपनी कौन कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, कंपनी क्या क्या काम करती है. Who are the customers served? कि कंपनी की क्लाइंटेल क्या है, कस्टमर्स कौन कौन से, किन किन लोगों को क्या क्या चीजें बेचती है. What are the products and services offered? कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं जो कंपनी प्रोवाइड करती है. ये वो सवालात हैं जो कि एक अच्छी मिशन स्टेटमेंट में इनके जवाब मौजूद होने चाहिए. नाउ कंसिडर द मिशन स्टेटमेंट ऑफ कोका कोला कंपनी. एवरीथिंग वी डू इज इंस्पायर्ड बाय आवर एंड्यूरिंग मिशन. मिशन उनका ये है कि एवरीथिंग वी डू इज इंस्पायर्ड बाय आवर एंड्यूरिंग मिशन. ये कोका कोला कंपनी कहती है टू रिफ्रेश द वर्ल्ड इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट. To inspire moments of optimism through our brands and our actions, to create value and make a difference everywhere we engage. Coca-Cola, it's a big corporation. It is almost present in around the world. सारी दुनिया में हर मुल्क में हर जगह कोका-कोला बिकती है, मैन्युफैक्चर होती है, लोग पीते हैं. It's an established और known brand. अब वो क्या, कोका कोला कंपनी के मिशन स्टेटमेंट क्या कहती है, एवरीथिंग वी डू इज इंस्पायर्ड बाय आवर एंड्यूरिंग मिशन. वो कहती है कि हम जो कुछ भी करते हैं हमारे ये मिशन से हम इंस्पायर होके करते हैं. हमारा जो मिशन है उससे हम इम्प्रेस से इंस्पायर होके हम ये जो काम करते हैं वो इससे करते हैं. पहला मिशन क्या है जी, कि टू रिफ्रेश द वर्ल्ड, कि दुनिया को हम रिफ्रेश करते हैं. कोका कोला पियेंगे आप रिफ्रेश हो जाएंगे. इन माइंड, इन बॉडी, आपका जहन रिफ्रेश होगा, बॉडी रिफ्रेश होगी और आप अंदर से आपकी स्पिरिट भी रिफ्रेश हो जाए. टू इंस्पायर मोमेंट्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, कि खुशी के लम्हात में, ऑप्टिमिज्म में आप कोका कोला पी के अच्छा महसूस करेंगे. थ्रू आवर ब्रांड्स एंड आवर एक्शंस, कि सिर्फ आप इससे नहीं कोका कोला पी के, बल्कि हम और भी जो एक्टिविटीज़ करते हैं, हम कम्युनिटी सर्विसेज जो भी करते हैं उससे भी आप खुश होंगे.
create value and make a difference everywhere we engage. कि एक तो हम वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, वैल्यू कैसे, कंपनी के नॉर्म्स हम के थ्रू, कि कोका कोला कंपनी है वो ये प्रोवाइड करती है, और फिर मेक अ डिफरेंस कि दूसरी कंपनियों से हम कैसे बेहतर हैं जहां जहां पूरी दुनिया में हम कोका कोला बना रहे हैं और बेच रहे हैं. Presumably, this mission statement was preceded by an environmental analysis examining internal and external trends. हम ये presume करते हैं, हम assume कर लेते हैं कि जी ये जो मिशन स्टेटमेंट है कोका कोला ने जब बनाई होगी उसने पहले environmental analysis ज़रूर किया होगा, internal और external factors को उसने identify किया होगा issues को, और उसके बाद बनाई होगी. क्योंकि हमारे पास इस पे we do not have information on this. What we do know is that mission statement provides some information regarding the 4 questions noted earlier. हमने जो भी लास्ट स्लाइड में ये 4 सवाल हमने देखे थे कि जी अच्छी जो एक मिशन स्टेटमेंट है वो इन 4 सवालों का जवाब उसे देना चाहिए. तो हम देखते हैं कि ये कोका कोला की मिशन स्टेटमेंट जो है ये इन 4 को देख रही है. Based on this mission statement, we have information about why the company exists. कंपनी क्यों एग्जिस्ट करती है? पहला सवाल था हमारा, why does the organization exist? Why the company exists? To refresh the world. And the scope of the organization activities to create value and make a difference. The mission statement does not, however, include information about who are the customers served and what are the products and services offered. हमने कहा था कि अच्छी मिशन स्टेटमेंट इन 4 सवालों का जवाब जरूर देती है, जिसके अंदर कस्टमर्स कौन कौन से हुए, द कस्टमर्स सर्व्ड, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड. ये 2 सवालों के जवाब, पहले 2 सवालों के जवाब तो कोका कोला की स्टेटमेंट देती है, बाकी 2 सवालों के जवाब कोका कोला की स्टेटमेंट नहीं दे रही. Also, there is not information about specific products, that is Sprite, Minute Maid, Powerade, Dasani and so forth. Plus कोका कोला कंपनी, सिर्फ कोका कोला कंपनी हम के डिफरेंट ब्रांड्स हैं, कोक बनाती है, स्प्राइट बनाती है, मिनट मेड बनाती है, पावरएड, ये सारे चीज़ें डिफरेंट उसके प्रोडक्ट्स हैं. अब ये मिशन स्टेटमेंट हमें ये भी नहीं बताती कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स के बारे में ये बात कर रही है. क्या ये तमाम प्रोडक्ट्स की बात कर रही है, क्या सिर्फ कोक की बात कर रही है, सिर्फ स्प्राइट की बात कर रही है, मिनट मेड की बात कर रही है. सो जब हम एनालिसिस करते हैं इस मिशन स्टेटमेंट का कोका कोला की, तो हम देखते हैं कि गुड मिशन स्टेटमेंट में ये 4 सवाल हैं जिनके वो जवाब देने चाहिए. पहला है व्हाट डज द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, ठीक है बता रही है. व्हाट इज द स्कोप, ये भी बताती है, लेकिन कस्टमर्स और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल कोका कोला की मिशन स्टेटमेंट में. More specific and detailed information is needed if Coca-Cola mission statement is to be used by its various units to create its own mission statements. अब ऐसा भी हो सकता है कि जी कोका कोला कंपनी की एक कॉर्पोरेट या ऑर्गेनाइजेशनल पूरी एक कोका कोला कंपनी की ये मिशन स्टेटमेंट हो, फिर उसके बाद जिसके जितने बिजनेस यूनिट्स हैं, एक स्प्राइट है, एक कोक है, मिनट मेड है, उनकी अलग अलग मिशन स्टेटमेंट्स हों. लेकिन उसके लिए हमें स्पेसिफिक और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए जो अवेलेबल नहीं है. More detailed information is also needed if the both organization and unit mission statement will be used as input for individual job descriptions and for managing individual and team performance. This is very important. हमने 4th सेशन में, 5th सेशन में ये थॉरली ये चीज़ डिस्कस की थी. हमने चार्ट्स देखे थे, मैंने आपको टेबल्स दिखाए थे, उसमें बताया था कि जी व्हाई डू वी नीड दिस मिशन स्टेटमेंट. मिशन स्टेटमेंट हमें क्या बताती है, हमारी कंपनी की गोल बताती है, स्ट्रैटेजी बताती है. मिशन विजन हमने बार बार बात की थी, मिशन विजन गोल स्ट्रैटेजी, मिशन विजन गोल स्ट्रैटेजी, 4 चीजें. एक कंपनी की 4 चीजें, मिशन विजन गोल स्ट्रैटेजी. फिर एक बिजनेस यूनिट की है, सपोज कोका कोला की 4 चीजें, फिर ये स्प्राइट की या कोक की 4 चीजें, फिर ये 4 चीजें कैसे ट्रांसफॉर्म होती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस हर एम्प्लॉय की, फिर जॉब डिस्क्रिप्शन में जब ट्रांसलेट होगी तो फिर उसकी जॉब परफॉर्मेंस
फिर हम उन दोनों को परफॉर्मेंस और डिस्क्रिप्शन को आपस में मैच करते हैं, उसको वैल्यूएट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या है इन रिलेशन टू द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस यूनिट एंड द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें कोका कोला की स्टेटमेंट ये भी नहीं बता रही। इन जनरल थॉरो मिशन स्टेटमेंट्स इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। जो अच्छी थॉरली रिटन मिशन स्टेटमेंट्स होती हैं वो ये कंपोनेंट्स उसमें मौजूद होते हैं। बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस टू बी ऑफर्ड, बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस कौन सी ऑफर करें, व्हाट डज व्हाट। प्राइमरी मार्केट और कस्टमर ग्रुप्स टू बी सर्व, कौन से लोग हैं जिनको सर्व करेगी। यूनिक बेनिफिट्स एंड एडवांटेज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, कौन कौन से बेनिफिट्स और प्रोडक्ट सर्विसेज जो हैं वो एडवांटेज जिस हैं वो ऑफर करने के। टेक्नोलॉजी भी टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन और डिलीवरी। फंडामेंटल कंसर्न फॉर सर्वाइवल थ्रू ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। These are the components which should be present in a thorough and good mission statement. Mission statements also typically include information about the organization's values and beliefs. जो मिशन स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें टिपिकली कंपनी की जो वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, इंक्लूडिंग मैनेजेरियल फिलॉसफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजेरियल फिलॉसफी का मतलब है कि एज अ होल कंपनी जो है वो किस तरह, उसकी मैनेजमेंट की किस तरह की, मैनेजमेंट की हायरार्की कैसी है, हायरार्की किस तरह की है, स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का, फिर जो है वो फंक्शनल हायरार्की है या ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की है, फिर उसके बाद कंपनी हाउ डज द कंपनी बिहेव, और इन कंपनी के जो कल्चर कैसा है, कंपनी के नॉर्म्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं। फिर पब्लिक इमेज, किस तरह का इमेज कंपनी को चाहिए, किस तरह का इमेज कंपनी प्लान करती है कि जी अगर हम कोका कोला बात करें तो जी कोका कोला इज़ ट्रूली रिफ्रेशिंग, या एक वो हम जैसे हमने अभी बात की मिशन स्टेटमेंट में। फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस अडॉप्टेड बाय एम्प्लॉयज एंड स्टॉक होल्डर्स, के जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, स्टॉक होल्डर्स हैं, उनका कंपनी के बारे में क्या ख्याल है। ये इंफॉर्मेशन भी अच्छी मिशन स्टेटमेंट में अवेलेबल होती है। In sum, a mission statement defines why the organization exists, कि organization क्यों exist करती है, the scope of its activities, कि उसकी activities कौन कौन सी चीज़ों में वो indulge है, the customer served, customers कौन कौन से हैं उसके, and the product services offered। ये वो चार चीज़ें जो कि एक अच्छी mission statement में होना ज़रूरी है। Mission statement can also include specific information, technology used in production delivery, the unique benefits or advantages जो हमने पहले भी डिस्कस किए। Finally, a mission statement can include a statement of values and beliefs, ये भी उसमें होना ज़रूरी है। उससे इंक्लूड हो भी सकती हैं, नहीं भी होती, लेकिन अच्छी एक मिशन स्टेटमेंट में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। इस सारी कहानी, इस सारी बातों का एक मकसद है, वो ये कि जो आपकी मिशन स्टेटमेंट है, अगर मैं आपकी कंपनी की मिशन स्टेटमेंट पढूं तो मुझे एग्जैक्टली पता चल जाना चाहिए कि आपकी कंपनी क्या करती है, क्या जो है बनाती क्या है, कब कैसे बनाती है, और लोग कैसे हैं, और किस मार्केट को बना के बेचेगी क्या। मुझे कंपनी के बारे में 100% इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए बस। नाउ कमिंग टू विजन। मिशन की हमने बात कर ली, विजन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एन ऑर्गेनाइजेशंस विजन इज अ स्टेटमेंट ऑफ फ्यूचर एस्पायरेशन। विजन हमने बात की थी, जब हम बात करते हैं मिशन की, तो मिशन में हम बताते हैं अभी कंपनी क्या चीज है। मैं अपना मिशन बताऊं तो मैं कहूँगा जी कि मैं इस वक्त इस कंपनी में मैं इस तरह का बंदा हूँ, मैं ये काम करता हूँ, इस जगह जॉब करता हूँ, ये इतनी मेरी सैलरी, ये सारी बातें। अब विजन मेरा क्या है कि जी मैंने इतने साल में ग्रो होके, अभी अगर मैं मैनेजर या कंसल्टेंट लेवल पे जॉब कर रहा हूँ तो फिर मुझे सीनियर कंसल्टेंट या वाइस प्रेसिडेंट लेवल तक पहुँचना है इतने सालों में। दिस इज़ माई विजन। In other words, the vision statement includes a description of what the organization would like to become in the future, about 10 years in future. 5 साल में, 10 साल में कंपनी कहाँ पहुँचना चाहती है, क्या करना चाहती है।
विजन स्टेटमेंट्स आर टिपिकली रिटन आफ्टर द मिशन स्टेटमेंट इज कंप्लीटेड। जब हम मिशन स्टेटमेंट लिख लेते हैं उसके बाद फिर हम विजन स्टेटमेंट डेवलप करते हैं, बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू नो हु दे आर। पहले तो वो आइडेंटिफाई करना चाहती है वो हु दे आर, व्हाट इज देयर पर्पस, वो करना क्या है, बिफोर दे कैन फिगर आउट हु दे विल बी इन फ्यूचर। अभी तो प्रेजेंट का डॉक्यूमेंट किया ना हमने मिशन में कि हैं क्या, करते क्या हैं, और फिर फ्यूचर की बात करेंगे करना क्या है, आगे क्या बनना चाहते हैं। नोट however that mission and vision statements are often combined and therefore in many cases it is difficult to differentiate one from another। और बहुत सारी कंपनीज ऐसे करती हैं, मिशन विजन को इकट्ठा कंबाइन कर देती हैं, नाम ही उसको मिशन एंड विजन देती हैं, मिशन एंड विजन, और एक ही स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर मिशन भी होता है विजन भी होता है, और उसमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कौन क्या विजन क्या और मिशन क्या। In such cases, the vision statement usually includes two components, a core ideology, which is what is referred to as vision per se। उसमें क्या करते हैं कि दो component उसके बनाते हैं, core ideology होता है कि जी वो actually कंपनी की ideology क्या है, चाहते क्या है। The core ideology contains the core purpose and the core values of an organization and the envisioned future specified long-term objective and picture of what the organization aspires to। दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो आइडियोलॉजी, कोर आइडियोलॉजी के अंदर वो कंपनी उसमें बता देती है कि जी हम हैं क्या, चाहते क्या हैं, हम हमारा जहन क्या है, हमने क्या चीज़ें हम इस वक्त, और हमने फ्यूचर में क्या प्लान किया हुआ। दिस दैट इज द सेकंड कंपोनेंट। अब हम एक केस स्टडी यहाँ पे देख लेते हैं। स्पेक्ट्रम ब्रांड्स फॉर्मली रेयोवेक Corporation provides an example of combining mission and vision into one statement. Spectrum Brands is a global consumer product company including such brands as Remington, shaving accessories और hair care products बनाते हैं Remington वाले, and Varta, consumer batteries बनाते हैं। It was founded in 1906 as a French battery company in Madison, Wisconsin, and was renamed the Rayovac Company in the mid-1930s। मिड 1930s तक ये रेयोवैक के नाम से थी। Currently it is publicly held company employing 10,000 individuals worldwide। 10,000 उसके employees हैं worldwide। Spectrum Brands combined mission and vision statement is the following। ये इसकी mission और vision statement है Spectrum Brands की। Spectrum Brands is a rapidly growing global diversified market driven consumer product company। ये वो अपने बारे में बताते हैं कि वो हैं क्या, उन्हें बताते हैं ना who you are। Spectrum Brand is a rapidly growing, global, diversified, market-driven consumer product company. We will continue to grow our company through a combination of strategic acquisition and organic growth. We will strengthen our brands and generate growth through emphasis on brand strategy, marketing and innovative products, technology, design and packaging. अब वो बता रहे हैं कि जी हम ये पहले तो है हम हैं क्या, अब हम ये करना चाहते हैं। दिस इज आवर स्कोप। वी विल लेवरेज IT infrastructure, distribution channels, purchasing power and operational structure globally to continue to drive efficiencies and reduce cost। ये फिर उन्होंने एक और बताया अपना स्कोप कि हम ये भी करना चाहते हैं। We will profitably expand distributions in all served markets। कि हम अपनी distribution भी expand करेंगे जितनी markets के अंदर में हम काम करें तमाम में। Now ये तो हमने vision और mission statement उसकी देख ली जिसमें उन्होंने बताया हम हैं क्या और हम क्या हमारा scope है, हम क्या activities करते हैं, और फिर उन्होंने future बताया हम क्या करना चाहते हैं। This statement includes components of a mission statement, that is the rapidly growing, global, diversified, market-driven consumer product company, ये तो mission होंगे उनका, as well as components of vision statement, will strengthen our brands and generate growth through emphasis on brand strategy, marketing, and innovative product technology. Design and packaging, उन्होंने ये बताया कि ये हमारा विजन है, फ्यूचर में हमने ये करना है। This statement combines the present, that is who the company is and what it does। एक तो बताया कंपनी है क्या, करती क्या है, with the future, that is aspirations, कि फ्यूचर में क्या करना चाहती है, what does it plans to।
Other organizations make a more explicit definition between the mission and vision statements. Consider the vision statement for Grief, a global company headquartered in Delaware, Ohio, with approximately 9,100 employees providing industrial packaging products and services in more than 40 countries in Africa, Asia, Australia, Europe, North America, South America. इन सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर 40 कंट्रीज के अंदर वो प्रोडक्ट्स कौन से हैं, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और 9,100 एम्प्लॉयज हैं ग्रीफ के. Grief reported $2.4 billion in net sales for the fiscal year that ended October 31, 2005. Grief's vision statement is the following. अब ये उसकी vision statement है. One company. Though we encourage and embrace our diversity of language, location, business and origin, we are one company. उन्होंने कहा जी कि हम इतने 40 कंट्रीज के अंदर हैं और हमारा विजन क्या है कि हम एक कंपनी बनना चाहते हैं, बेशक हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस और लोकेशंस में. वन मिशन. वी प्रोवाइड पैकेजिंग दैट गिव्स अल्टीमेट वैल्यू टू आवर कस्टमर्स. हम ऐसी पैकेजिंग, हमारा मिशन हम कहते हैं कि जी ऐसी पैकेजिंग हम प्रोवाइड करें जिसकी अल्टीमेट वैल्यू हो कस्टमर्स के लिए. वन विजन. We will be the best packaging company in the world, working in true partnership with our customers, suppliers and among ourselves. Vision क्या है कि जी हम बेस्ट पैकेजिंग कंपनी बनना चाहते हैं. मिशन क्या है कि हम अल्टीमेट वैल्यू कस्टमर्स को पहुंचाना चाहते हैं. कंपनी क्या है कि हम एक कंपनी है जो कि सारे काम करना चाहते हैं. कोर वैल्यूज क्या हैं? Our people are our past, present and future. We will honor the Grief way, building upon our rich history as a special place to work. We will operate within a culture of integrity, character and respect. Value क्या कंपनी की कैरेक्टरी के इंटेग्रिटी, कैरेक्टर और रिस्पेक्ट हम देंगे तमाम एम्प्लॉयज को. We will maintain safe working environment. We will attract and cultivate a responsible, competent, efficient and empowered workforce. ये ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू है. We will provide opportunities to excel to the employees. We will communicate. We will listen. हम बताएंगे भी और सुनेंगे भी. Core values हैं. Our customers are our reason for being. We will keep our promises to our customers. We will synonymous with quality and service. We will solve their packaging challenges. We will prove the value of our relationship by being the best at what we do. फिर है जी, our products are our livelihood. We will be a low cost manufacturer and the high value supplier in our business segment. We will innovate using our ingenuity and creativity to provide better solutions. We will maintain our focus on where we can be the best and apply our expertise to do it better. Our shareholders are our support. We will conduct our business ethically and with transparency. We will establish rigorous financial goals that will drive our business decision and measure our progress. We will strive to attain a superior rate of return and maintain trust with our investors. Our stage is the world. Our communities and environment are our backdrop. We will be conscientious global citizen, a responsive community neighbor, and a responsible steward of the Earth's national resources. It is such a good mission and vision statement. उसमें सारे factors, core values, technology, उन्होंने customers, products, हर चीज़ उन्होंने इसमें ऐड कर दी, शामिल कर दी. Grief vision statement is clearly future oriented. It provides direction and focus. In addition, it includes several features that are required of useful vision statements. First, it focuses attention on what is most important, thus eliminate unproductive activities. Second, it provides a context from which to evaluate new external opportunities and threats. For example, the vision statement indicates that new opportunities for profitable growth in the industrial packaging and service business should be pursued. So,
This is all about mission and vision statements. We have now come to the last part of today's lecture. इस सेशन में हम ने डिस्कस किया एनवायरमेंटल एनालिसिस, उसके हमने इंटरनल फैक्टर्स को थॉरली देखा कि ये इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हम फाइंड करते हैं और हम एनवायरमेंटल एनालिसिस को करते हैं. फिर हमने बात की गैप एनालिसिस की. गैप एनालिसिस में हमने देखा कि एक्सटर्नल और इंटरनल जो इश्यूज और फैक्टर्स का रिलेशनशिप है इन द एनवायरमेंटल एनालिसिस वो क्या है और उसमें बीच में गैप्स क्या है, गैप्स का कैसे आइडेंटिफाई होते हैं. फिर हमने कंपैटिटिव सिचुएशंस 4 देखी. गैप एनालिसिस में हम क्या करते हैं, 4 सिचुएशंस बना लेते हैं और हम किन किन को आपस में रिलेट करते हैं. हम क्या करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ और स्ट्रेंथ्स को देखते हैं. फिर हम क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ वीकनेसेस को देखते हैं. फिर थ्रेट्स को हम स्ट्रेंथ्स के साथ, फिर थ्रेट्स को वीकनेसेस के साथ, इन सारी सिचुएशंस को हम देखते हैं. फिर हमने बात की मिशन को थॉरली देखा कि मिशन स्टेटमेंट, गुड मिशन स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. और फिर हमने बात की विजन की लास्टली. तो विजन को हम अब नेक्स्ट सेशन में भी आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, इसकी एग्जांपल्स देखेंगे. इसमें हमने केस स्टडी भी देखी और हमने मिशन में बात किया कि मिशन में यूजुअली हम कंपनी क्या बताती है कि मैं क्या हूँ, क्या करना चाहती हूँ और किन कस्टमर्स को मैं सर्व करूँगी. फिर हमने इसके अंदर कोका कोला कंपनी की मिशन स्टेटमेंट को भी हमने डिस्कस किया और देखा कि उसके अंदर उन्होंने बहुत वेग सी स्टेटमेंट है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी इसमें मिसिंग हैं. फिर हमने विजन की जब बात की तो विजन हमेशा फ्यूचर की बात करते हैं कि मैं मिशन में तो आप बताते हैं कि इस वक्त मैं क्या हूँ, विजन में बताते हैं कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, कहाँ पहुँचना चाहता हूँ. So now we have come to the end of this session. Thank you very much.